हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 16। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। ज्ञान शंकर को गायत्री का पत्र मिला तो फूले ना समाये। हृदय में भांति भांति की मनोहर सुखद कल्पनाएं तरंगे मारने लगी। सौभाग्य देवी जीवन संकल्प की भेंट लिए उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। उनका मधुर स्वप्न इतनी जल्दी फलीभूत होगा, इसकी उन्हें आशा न थी। विधाता ने एक बड़ी रियासत के स्वामी बनने का अवसर प्रदान कर दिया था। यदि अब भी वह इससे लाभ न उठा सके तो उनका दुर्भाग्य। किंतु गोरखपुर जाने के पहले लखनपुर की ओर से निश्चिंत हो जाना चाहते थे। जब से प्रेम शंकर ने उनसे अपने हिस्से का नफा मांगा था, उनके मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी। लाला प्रभाशंकर का वहां आना जाना और भी खटकता था। उन्हें संदेह होता था कि वह बुढ़ा घाघ अवश्य कोई ना कोई दांव खेल रहा है। यह पितृवत प्रेम अकारण नहीं। प्रेम शंकर चतुर हों, लेकिन इस चाणक्य के सामने अभी लौंडे हैं। इनकी कुटिल कामना यही होगी कि उन्हें फोड़कर लखनपुर के 8 आने अपने लड़कों के नाम हिब्बा करा लें, या किसी दूसरे महाजन के यहाँ बय करा के बीच में 10-5 हजार की रकम उड़ा लें। जरूर यही बात है। नहीं तो जब अपनी ही रोटियों के लाले पड़े हैं तो यह पकवान बन बन कर न जाते। अब तो श्रद्धा ही मेरी हारी हुई बाजी का फर्जी है। अब उसे यह पढ़ाऊं कि तुम अपने गुजारे के लिए आधा लखनपुर अपने नाम करा लो। उनकी कौन चलाए, अकेले हैं ही, न जाने कब कहाँ चल दें तो तुम कहीं की ना रही। यह चाल सीधी पड़ जाए तो अब भी लखनपुर अपना हो सकता है। श्रद्धा को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दूंगा। एक ना एक दिन मर ही जाएगी। जीती भी रही तो हरिद्वार में बैठी गंगा स्नान करती रहेगी। लखनपुर की ओर से मुझे कोई चिंता न रहेगी। यों निश्चय करके ज्ञान शंकर अंदर गए। दैवयोग से श्रद्धा उनकी इच्छानुसार अपने कमरे में अकेली बैठी हुई मिल गई। माया को कई दिन से ज्वर आ रहा था। विद्या अपने कमरे में बैठी हुई उसे पंखा झल रही थी। ज्ञान शंकर चारपाई पर बैठकर श्रद्धा से बोले, देखी चचा साहब की धूर्तता। वह तो मैं पहले ही ताड़ गया था कि यह महाशय कोई न कोई स्वांग रच रहे हैं। सुना लखनपुर के बय करने की बातचीत हो रही है। श्रद्धा विस्मित होकर बोली, तुमसे किसने कहा? चचा साहब को मैं इतना नीच नहीं समझती। मुझे पूरा विश्वास है कि वह केवल प्रेमवश वहां आते जाते हैं। ज्ञान शंकर बोला, यह तुम्हारा भ्रम है। यह लोग ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले जीव नहीं हैं। जिसने जीवन पर्यंत दूसरों को ही मूड़ा हो, वह अब अपना गंवाकर भला क्या प्रेम करेगा? मतलब कुछ और ही है। भैया का माल है, चाहे बेचें या रखें, चाहे चाचा साहब को दे दें या लुटा दें, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। मैं बीच में कूदने वाला कौन होता हूँ? हाँ, इतना अवश्य है कि तुम फिर कहीं की ना रहोगी। श्रद्धा बोली, अगर तुम्हारा ही कहना ठीक हो तो मेरा इसमें क्या बस है। ज्ञान शंकर बोला, बस क्यों नहीं है? आखिर तुम्हारे गुजारे का भार तो उन्हीं पर है। तुम 8 आने लखनपुर अपने नाम लिखा सकती हो। भैया को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तुम्हें संकोच हो तो मैं स्वयं जाकर उनसे मामला तय कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि भैया इनकार ना करेंगे, और करें तो भी मैं उन्हें कायल कर सकता हूँ। जब तुम्हारे नाम हो जाएगा तब उन्हें बय करने का अधिकार न रहेगा, और चचा साहब की दाल भी ना गलेगी। श्रद्धा विचार में डूब गई। जब उसने कई मिनट तक सिर न उठाया तब ज्ञान शंकर ने पूछा, क्या सोचती हो? इसमें कोई हर्ज है? जायदाद नष्ट हो जाए वो अच्छा है, या घर में बनी रहे वो अच्छा है? अब श्रद्धा ने सिर उठाया और गौरवपूर्ण भाव से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उनकी जो इच्छा हो वह करें, चाहे अपना हिस्सा बेच दें या रखें। वह स्वयं बुद्धिमान है। जो उचित समझेंगे वह करेंगे। मैं उनके पाँव में बेड़ी क्यों डालूं? ज्ञान शंकर ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, लेकिन क्या यह सोचा है कि जायदाद निकल गई तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वह कल ही फिर अमेरिका की राह ले लें तो? श्रद्धा बोली, मेरी कुछ चिंता ना करो।
वह मेरे स्वामी हैं, जो कुछ करेंगे उसी में मेरी भलाई है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वह मुझे निरालंब छोड़ जाएंगे। ज्ञान शंकर बोला, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैंने ऊंच नीच सुझा दिया। अगर पीछे से कोई बात बने बिगड़े तो मेरे सिर दोष न रखना। ज्ञान शंकर बाहर आए। उनका चित्त उद्विग्न हो रहा था। श्रद्धा के संतोष और पतिभक्ति ने उन्हें एक नई उलझन में डाल दिया। यह तो उन्हें मालूम था कि श्रद्धा मेरे प्रस्ताव को सुगमता से स्वीकार न करेगी, लेकिन उसमें इतना दृढ़ त्याग भाव है, इसका उन्हें पता न था। अपने मानव प्रकृति ज्ञान पर उन्हें घमंड था। श्रद्धा के त्याग भाव ने उसे चूर कर दिया। ओह! स्त्रियाँ कितनी अविवेकिनी होती हैं। मैंने महीनों इसे तोते की भांति पढ़ाया। उसका ये फल? वह अपने कमरे में देर तक बैठे सोचते रहे कि कैसे यह गुत्थी सुलझे। वह आज ही इस दुविधा का अंत करना चाहते थे। यदि वह श्रद्धा का भार मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें लखनपुर उसके नाम लिखना पड़ेगा। मैं उन्हें मजबूर करूँगा। खूब खुली-खुली बातें होंगी। इसी असमंजस में वह घर से निकले और हाजीपुर की ओर चले। रास्ते भर वह इसी चिंता में पड़े रहे। यह संकोच भी होता था कि इतने दिनों के बाद मिलने भी चला तो स्वार्थवश होकर। जब से प्रेम शंकर हाजीपुर रहने लग गए थे, ज्ञान बाबू ने एक बार भी वहां जाने का कष्ट न उठाया था। कभी-कभी अपने घर पर ही उनसे मुलाकात हो जाती थी, मगर इधर 3-4 महीनों से दोनों भाइयों में भेंट ही न हुई थी। ज्ञान शंकर हाजीपुर पहुंचे तो शाम हो गई थी। पूस का महीना था। खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। सरसों, मटर, कुसुम, अलसी के नीले पीले फूल अपनी छटा दिखा रहे थे। कहीं चंचल तोतों के झुंड थे, कहीं उचक्के कौओं के गोल। जगह जगह पर सारस के जोड़े अहिंसापूर्ण विचार में मग्न खड़े थे। युवतियां सिरों पर घड़े रखे नदी से पानी ला रही थी। कोई खेत में बथुआ का साग तोड़ रही थी, कोई बैलों को खिलाने के लिए हरियाली का गट्ठा सिर पर रखे चली आती थी। सरल शांतिमय जीवन का पवित्र दृश्य था। शहर की चिल्लपों, दौड़ धूप के सामने यह शांति अतीव सुखद प्रतीत होती थी। ज्ञान शंकर एक आदमी के साथ प्रेम शंकर के झोपड़े में आए तो वहां की सुरम्य शोभा देखकर चकित हो गए। नदी के किनारे एक ऊंचे और विस्तृत टीले पर लताओं और बेलों से सजा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो किसी उच्चात्मा का संतोषपूर्ण हृदय है। झोंपड़े के सामने जहां तक निगाह जाती थी, प्रकृति की पुष्पित और पल्लवित छटा दिखाई देती थी। प्रेम शंकर झोंपड़े के सामने खड़े बैलों को चारा डाल रहे थे। ज्ञान शंकर को देखते ही बड़े प्रेम से गले मिले और घर का कुशल समाचार पूछने के बाद बोले, तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए, इधर आने की कसम खा ली। ज्ञान शंकर ने लज्जित होकर कहा, यहाँ आने का विचार तो कई दिन से था, पर अवकाश ही नहीं मिलता था। इसे अपने दुर्भाग्य के सिवाय और क्या कहूँ। आप मुझसे इतने समीप हैं, फिर भी हमारे बीच में 100 कोस का अंतर है। यह मेरी नैतिक दुर्बलता और बिरादरी का लिहाज है। मुझे बिरादरी के हाथों जितने कष्ट झेलने पड़े, वह मैं ही जानता हूँ। यह स्थान तो बड़ा रमणीक है। यह खेत किसके हैं? प्रेम शंकर ने कहा, इसी गांव के असामियों के हैं। तुम्हें तो मालूम होगा, सावन में यहाँ बाढ़ आ गई थी। सारा गांव डूब गया था। कितने ही बैल बह गए, यहाँ तक कि झोंपड़ों का भी पता न चला। तब से लोगों को सहकारिता की जरूरत मालूम होने लगी है। सब असामियों ने मिलकर यह बांध बना लिया है और यह 60 बीघे का चक निकल आया। इसके चारों ओर ऊंची मेड़े खींच दी हैं। जिसके जितने बीघे खेत हैं, उसी पड़ते से बांट दी जाएगी। मुझे लोगों ने प्रबंधकर्ता बना रखा है। इस ढंग से काम करने में बड़ी किफायत होती है। जो काम 10 मजदूर करते थे, वही काम 6-7 मजदूरों से पूरा हो जाता है। जुताई और सिंचाई भी उत्तम रीति से हो सकती है। तुमने गायत्री देवी का वृत्तांत खूब लिखा है। मैं तो पढ़कर मुग्ध हो गया। ज्ञान शंकर बोला, उन्होंने मुझे अपनी रियासत का प्रबंध करने को बुलाया है।
मेरे लिए यह बड़ा अच्छा अवसर है, लेकिन जाऊं कैसे? माया और उनकी माँ को तो साथ ले जा सकता हूँ, किंतु भाभी किसी तरह जाने पर राजी नहीं हो सकती। शिकायत नहीं करता, लेकिन चाची से आजकल उनका बड़ा मेल जोल है। चाची और उनकी बहू दोनों ही उनके कान भरती हैं। उनका सरस स्वभाव है, दूसरों की बातों में आ जाती हैं। आजकल दोनों महिलाएं उन्हें दम दे रही हैं कि लखनपुर का आधा हिस्सा अपने नाम करा लो। कौन जाने तुम्हारे पति फिर विदेश की राह लें तो तुम कहीं की ना रहो। चाचा साहब भी उसी गोष्ठी में हैं। आज ही कल में वह लोग यह प्रस्ताव आपके सामने लाएंगे। इसलिए आपसे मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस विषय में आप जो करना चाहते हो उससे मुझे सूचित कर दें। आपके ही फैसले पर मेरे जीवन की सारी आशाएं निर्भर हैं। यदि आपने अपने हिस्से को व्यय करने का निश्चय कर लिया हो तो मैं अपने लिए कोई और राह निकालूं। प्रेम शंकर बोले, चचा साहब के विषय में तुम्हें जो संदेह है वह सर्वथा निर्मूल है। उन्होंने आज तक कभी मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं की। उनके हृदय में संतोष है, और चाहे उनकी अवस्था अच्छी ना हो, पर वह उससे असंतुष्ट नहीं जान पड़ते। रहा लखनपुर के संबंध में मेरा इरादा, मैं यह सुनना ही नहीं चाहता कि मैं उस गांव का जमींदार हूँ। तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। यही समझ लो कि मैं हूँ ही नहीं। मैं अपने श्रम की रोटी खाना चाहता हूँ, बीच का दलाल नहीं बनना चाहता। अगर सरकारी पत्रों में मेरा नाम दर्ज हो गया हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तुम्हारी भाभी के जीवन निर्वाह का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। ज्ञान शंकर भाई की बातें सुनकर विस्मित हो गए। यद्यपि इन विचारों में मौलिकता न थी, उन्होंने साम्यवाद के ग्रंथों में इसका विवरण देखा था, लेकिन उनकी समझ में यह केवल मानव समाज का आदर्श मात्र था। इस आदर्श को व्यवहारिक रूप में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह अगर इस विषय पर तर्क करना चाहते तो अपनी सबल युक्तियों से प्रेम शंकर को निरुत्तर कर देते, लेकिन यह समय इन विचारों के समर्थन करने का था, न कि अपनी वाक्पटुता दिखाने का। बोले, भाई साहब, यह समाज संगठन का महान आदर्श है, और मुझे गर्व है कि आप केवल विचार से नहीं, व्यवहार से भी उसके भक्त हैं। अमेरिका की स्वतंत्र भूमि में इन भावों का जागृत होना स्वाभाविक है। यहाँ तो घर से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। आत्मबल और बुद्धि सामर्थ्य से भी वंचित हूँ। मेरे संकल्प इतने पवित्र और उत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं? मेरी संकीर्ण दृष्टि में तो यही जिम्मेदारी, जिसे आप बीच की दलाली समझते हैं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। हाँ, संभव है आगे चलकर आपके सत्संग से मुझ में भी सद्विचार उत्पन्न हो जाएं। प्रेम शंकर ने कहा, तुम अपने ही मन में विचार करो। यह कहाँ का न्याय है कि मेहनत तो कोई करे, उसकी रक्षा का भार किसी दूसरे पर हो, और रुपए उगाएं हम। ज्ञान शंकर बोला, बात तो यथार्थ है, लेकिन परंपरा से यह परिपाटी ऐसी चली आती है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का ध्यान ही नहीं होता। प्रेम शंकर बोला, तो तुम्हारा गोरखपुर जाने का कब तक इरादा है? ज्ञान शंकर ने कहा, पहले आप मुझे इसका पूरा विश्वास दिला दें कि लखनपुर के संबंध में आपने जो कहा है वह निश्चयात्मक है। प्रेम शंकर ने कहा, उसे तुम अटल समझो। मैंने तुमसे एक बार अपने हिस्से का मुनाफा मांगा था। उस समय मेरे विचार पक्के न थे, मेरा हाथ भी तंग था। उस पर मैं बहुत लज्जित हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अब तुम मुझे इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ पाओगे। ज्ञान शंकर बोला, तो होली तक गोरखपुर चला जाऊंगा। कोई हर्ज ना हो तो आप भी घर चलें। माया आपको बहुत पूछा करता है। प्रेम शंकर ने कहा, आज तो अवकाश नहीं, फिर कभी आऊंगा। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। अब मैं पूरे लखनपुर का स्वामी हूँ। यहाँ अब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो चाहूँ निर्विघ्न कर सकता हूँ। भैया के वचन पक्के हैं, अब वह कदापि दुलख नहीं सकते। वह इस्तीफा लिख देते तो बात और पक्की हो जाती, लेकिन इस पर जोर देने से मेरी क्षुद्रता प्रकट होगी। अभी तो इतना ही बहुत है।
आगे चलकर फिर देखा जाएगा। ज्ञानशंकर लगभग 2 बरस से लखनपुर पर इजाफा लगान करने का इरादा कर रहे थे, किंतु हमेशा उनके सामने एक न एक बाधा आ खड़ी होती थी। कुछ दिन तो अपने चचा से अलग होने में लगे। जब उधर से बेफिक्र हुए तो लखनऊ जाना पड़ा। इधर प्रेम शंकर के आ जाने से एक नई समस्या उपस्थित हो गई। इतने दिनों के बाद अब उन्हें मनोनीत सुअवसर हाथ लगा। कागज पत्र पहले से ही तैयार थे, नालिशों के दायर होने में विलंब न हुआ। लखनपुर के लोग मुचलके के कारण बिगड़े हुए थे ही, यह नई विपत्ति सिर पर पड़ी तो और झल्ला उठे। मुचलके की मियाद इसी महीने में समाप्त होने वाली थी। वह स्वच्छंदता से जवाबदेही कर सकते थे। सारे गांव में एका हो गया, आग सी लग गई। बूढ़े कादिर खां भी, जो अपनी सहिष्णुता के लिए बदनाम थे, धीरता से काम न ले सके। भरी हुई पंचायत में जो जमींदार का विरोध करने के उद्देश्य से बैठी थी, बोले, इसी धरती पर सब कुछ होता है और सब कुछ इसी में समा जाता है। हम भी इसी धरती से पैदा हुए हैं और एक दिन इसी में समा जाएंगे, फिर यह चोट क्यों सहे? धरती के लिए ही छत्रधारियों के सिर गिर जाते हैं, हम भी अपना सिर गिरा देंगे। इस काम में सहायता करना गांव के सब प्राणियों का धर्म है, जिससे जो कुछ हो सके दे। सब लोगों ने एक स्वर से कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जिस रास्ते कहोगे चलेंगे और इस धरती पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। निसंदेह गांव वालों को मालूम था कि जमींदार का इजाफा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह अधिकार उसी दशा में होता है जब जमींदार अपने प्रयत्न से भूमि की उत्पादक शक्ति बढ़ा दे। इस निर्मूल इजाफे को सभी अनर्थ समझते थे। ज्ञानशंकर ने गांव में यह एका देखा तो चौंके, लेकिन कुछ तो अपने दबाव और कुछ हाकिम परगना मिस्टर ज्वाला सिंह के सहवासी होने के कारण उन्हें अपनी सफलता में विशेष संशय न था। लेकिन जब दावे की सुनवाई हो चुकने के बाद जवाबदेही शुरू हुई तो ज्ञानशंकर को विदित हुआ कि मैं अपनी सफलता को जितना सुलभ समझता था, उससे कहीं अधिक कष्ट साध्य है। ज्वाला सिंह कभी कभी ऐसे प्रश्न कर बैठते और असामियों के प्रति ऐसी दया भाव प्रकट करते कि उनकी अभिरुचि का साफ पता चल जाता था। दिनों दिन अवस्था ज्ञानशंकर के विपरीत होती जाती थी। वह स्वयं तो कचहरी न जाते, लेकिन प्रतिदिन का विवरण बड़े ध्यान से सुनते थे। ज्वाला सिंह पर दांत पीस कर रह जाते। ये महापुरुष मेरे सहपाठियों में हैं, हम बरसों तक साथ साथ खेले हैं, हंसी दिल लगी, धौल धप्पा सभी कुछ होता था। आज जो जरा अधिकार मिल गया तो ऐसे तोते की भांति आंखें फेर ली, मानो कभी का परिचय ही नहीं है। अंत में जब उन्होंने देखा कि अब यत्न न किया तो काम बिगड़ जाएगा, तब उन्होंने एक दिन ज्वाला सिंह से मिलने का निश्चय किया। कौन जाने मुझ पर रौब जमाने के लिए ही यह जाल फैला रहे हो। यद्यपि यह जानते थे कि ज्वाला सिंह किसी मुकदमे की जांच की अवधि में वादियों से बहुत कम मिलते थे, तथापि स्वार्थपरता की धुन में उन्हें इसका भी ध्यान न रहा। संध्या समय उनके बंगले पर जा पहुँचे। ज्वाला सिंह को इन दिनों सितार का शौक हुआ था। उन्हें अपनी शिक्षा में यह विशेष त्रुटि जान पड़ती थी। एक गत बजाने की बार बार चेष्टा करते, पर तारों का स्वर न मिलता था। कभी ये कील घुमाते, कभी वह कील ढीली करते कि ज्ञानशंकर ने कमरे में प्रवेश किया। ज्वाला सिंह ने सितार रख दिया और उनसे गले मिलकर बोले, आइए भाईजान आइए, कई दिनों से आपकी याद आ रही थी। आजकल तो आपका लिटरेरी उमंग बढ़ा हुआ है। मैंने गायत्री देवी पर आपका लेख देखा, बस यही जी चाहता था आपकी कलम चूम लूं। यहाँ सारी कचहरी में उसी की चर्चा है। ऐसा ओज, ऐसा प्रसाद गुण, इतनी प्रतिभा, इतना प्रवाह बहुत कम किसी लेख में दिखाई देता है। कल मैं साहब बहादुर से मिलने गया था, उनकी मेज पर वही पत्रिका पड़ी थी। जाते ही जाते उसी लेख की चर्चा छेड़ दी। ये लोग बड़े गुणग्राही होते हैं। ये कहाँ से ऐसे चुने हुए शब्द और मुहावरे लाकर रख देते हैं, मानो किसी ने सुंदर फूलों का गुलदस्ता सजा दिया हो।
ज्वाला सिंह की प्रशंसा उस रईस की प्रशंसा थी जो अपने कलावंत के मधुर गान पर मुग्ध हो गया हो। ज्ञान शंकर ने सकुचाते हुए कहा, साहब क्या कहते थे? ज्वाला सिंह बोला, पहले तो पूछने लगे यह है कौन आदमी। जब मैंने कहा यह मेरे सहपाठी और साथ के खिलाड़ी हैं, तब उसे और भी दिलचस्पी हुई। पूछे, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मेरी समझ में देहातों के बैंकों के संबंध में आपने जो रिमार्क किए हैं, उनका उन पर बड़ा असर हुआ। ज्ञान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, भाईजान आपसे क्या छिपाएं, वह टुकड़ा मैंने एक अंग्रेजी पत्रिका से कुछ काट छांट कर नकल कर लिया था। फिर सावधान होकर बोले, कम से कम यह मेरे विचार न थे। ज्वाला सिंह ने कहा, आपको हवाला देना चाहिए था। ज्ञान शंकर बोला, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता, शब्द तो अधिकांश मेरे ही थे। ज्वाला सिंह बोला, गायत्री देवी तो बहुत प्रसन्न हुई होंगी, कुछ वरदान देंगी या नहीं? ज्ञान शंकर ने कहा, उनका एक पत्र आया है, अपने इलाके का प्रबंध मेरे हाथों में देना चाहती हैं। ज्वाला सिंह बोला, वाह क्या कहने, फिर तो वेतन भी 500 रुपए से कम ना होगा। ज्ञान शंकर बोला, वेतन का तो जिक्र ना था, शायद इतना ना दे सके। ज्वाला सिंह बोला, भैया अगर वहाँ 300 रुपए भी मिले तो आप हम लोगों से अच्छे रहेंगे। खूब सैर सपाटे कीजिए, मोटर दौड़ाते फिरिए, और काम ही क्या है, हम लोगों की भांति कागज का एक पुलिंदा तो सिर पर लाद कर घर ना लाना पड़ेगा। वहाँ कब तक जाने का विचार है? ज्ञान शंकर बोला, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन जब आप गला छोड़ें। ज्वाला सिंह ने बात काट कर कहा, फैमिली को भी साथ ले जाइएगा ना? अवश्य ले जाइए, मैंने भी एक सप्ताह हुए स्त्री को बुला लिया है। इस उजड़ में भूत की तरह अकेला पड़ा रहता था। ज्ञान शंकर बोला, अच्छा तो भाभी आ गई, बड़ा आनंद रहेगा। कॉलेज में तो आप पर्दे के बड़े विरोधी थे। ज्वाला सिंह ने कहा, अब भी हूँ, पर विपत्ति यह है कि अन्य पुरुष के सामने आते हुए उनके प्राण निकल से जाते हैं। अर्दली और नौकर से निसंकोच बातें करती हैं, लेकिन मेरे मित्रों की परछाई से भी भागती हैं। खींच खींच के लाऊं भी तो सिर झुकाकर अपराधियों की भांति खड़ी रहेंगी। ज्ञान शंकर बोला, अरे तो क्या मेरी गिनती उन्हीं मित्रों में है? ज्वाला सिंह ने कहा, अभी तो आपसे भी झिझकेंगी। हाँ, आपसे 2-4 बार मुलाकात हो, आपके घर की स्त्रियां भी आने लगे तो संभव है कि संकोच ना रहे। क्यों ना मिसेस ज्ञान शंकर को यहाँ भेज दीजिए, गाड़ी भेज दूंगा, आपकी वाइफ को तो कोई आपत्ति ना होगी। ज्ञान शंकर ने कहा, जी नहीं, वह बड़े शौक से आएंगी। ज्ञान शंकर को अपने मुकदमे के संबंध में और कुछ कहने का अवसर ना मिला, लेकिन वहाँ से चले तो बहुत खुश थे। स्त्रियों के मेल जोल से इन महाशय की नकेल मेरे हाथ में आ जाएगी, जिस कल को चाहूँ घुमा सकता हूँ। उन्हें अब अपनी सफलता पर कोई संशय न रहा, लेकिन जब घर पर आकर उन्होंने विद्या से यह चर्चा की तो वह बोली, मुझे तो वहाँ जाते झेप होती है, न कभी की जान पहचान, न रीति, न व्यवहार। मैं वहाँ जाकर क्या बातें करूँगी, गूंगी बनी बैठी रहूँगी। तुमने मुझसे न पूछा था, अच्छा वादा कर आए। ज्ञान शंकर बोला, मिसेस ज्वाला सिंह बड़ी मिलनसार हैं, उनसे मिलकर तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। विद्या बोली, अच्छा। उनकी छोटी लड़की का नाम मुन्नी था। बोली, और मुन्नी को क्या करूंगी? यह वहाँ रोए चिल्लाए और उन्हें बुरा लगे तो? ज्ञान शंकर बोले, मेहरी को साथ लेते जाना, वह लड़की को बाहर बगीचे में बहलाती रहेगी। विद्या बहुत कहने सुनने से अंत में जाने पर राजी हो गई। प्रातःकाल ज्वाला सिंह की गाड़ी आ गई। विद्या बड़े ठाठ से उनके घर गई। 10 बजते बजते लौटी। ज्ञान शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे मिली? विद्या बोली, बहुत अच्छी तरह। स्त्री क्या है, देवी है। ऐसी हंसमुख स्नेहमयी स्त्री तो मैंने देखी ही नहीं। छोड़ती ही ना थी। बहुत जिद की तो आने दिया। मुझे विदा करने लगी तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं भी रो पड़ी। उर्दू, अंग्रेजी सब पढ़ी हुई है। बड़ा सरल स्वभाव है। महरियों तक को तो तू नहीं कहती, शीलमणि नाम है।
ज्ञान शंकर बोला, कुछ मेरी भी चर्चा हुई क्या? विद्या बोली, हाँ, हुई क्यों नहीं? कहती थी मेरे बाबूजी के पुराने दोस्त हैं। तुम्हें उस दिन चिक की आड़ से देखा था। तुम्हारी अचकन उन्हें पसंद नहीं। हंसकर बोली, अचकन क्या पहनते हैं? मुसलमानों का पहनावा है। कोट क्यों नहीं पहनते? ज्ञान शंकर की आशा उद्दीप्त हुई, लेकिन जब मुकदमा फिर तारीख पर पेश हुआ तो ज्वाला सिंह के व्यवहार में जरा भी अंतर न था। बार बार मुद्दई के गवाहों से अविश्वास सूचक प्रश्न करते, मुद्दई के वकील के प्रश्नों पर शंकाएं करते। ज्ञान शंकर ने यह समाचार सुना तो चकित हो गए। यह तो विचित्र आदमी है, इधर भी चलता है और उधर भी। मुझे नचाना चाहता है। यह पद पाकर दोरंगी चाल चलना सीख गया है। जी में आया चलकर साफ साफ कह दूं, मित्रों से यह कपट अच्छा नहीं। या तो दुश्मन बन जाओ या दोस्त बने रहो। यह क्या कि मन में कुछ और मुख में कुछ और। इसी असमंजस में एक सप्ताह गुजर गया। दूसरी तारीख निकट आती जाती थी। ज्ञान शंकर का मन बहुत उद्विग्न था। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि इन्होंने फिर यदि दोरंगी चाल चली तो अपना मुकदमा किसी दूसरे इजलास में उठा ले जाऊंगा, दबूं क्यों। लेकिन जब दूसरी तारीख को ज्वाला सिंह ने लखनपुर जाकर मौके की जांच करने के लिए फिर तारीख बढ़ा दी तो ज्ञान शंकर झुंझला उठे। क्रोध में भरे हुए विद्या से बोले, तुमने देखी इनकी शरारत। अब मौके की जांच करने जा रहे हैं। अब नहीं रहा जाता। जाता हूँ, जरा दो दो बातें कर आऊं। विद्या बोली, तुम इतना अधीर क्यों हो रहे हो? क्या जाने वो दूसरों को दिखाने के लिए स्वांग भर रहे हो। अपनी बदनामी को सभी डरते हैं। ज्ञान शंकर बोला, तो आखिर कब तक मैं फैसले का इंतजार करता रहूं? यहाँ बैठे बैठे मेरे कई सौ रुपए महीने की हानि हो रही है। ज्ञान शंकर ने अभी तक विद्या से गायत्री के अनुरोध की जरा भी चर्चा न की थी। इस समय सहसा मुंह से बात निकल गई। विद्या ने चौंक कर पूछा, हानि कैसे हो रही है? ज्ञान शंकर ने देखा अब बातें बनाने से काम न चलेगा और फिर कब तक छिपाऊंगा। बोले, मुझे याद आता है मैंने तुमसे गायत्री देवी के पत्र का जिक्र किया था। उन्होंने मुझे अपनी रियासत के मैनेजर बनाने का प्रस्ताव किया है और जल्द बुलाया है। विद्या ने पूछा, तुमने स्वीकार भी कर लिया? ज्ञान शंकर बोला, क्यों ना करता, क्या कोई हानि थी? विद्या बोली, जब तुम्हें स्वयं इतनी मोटी सी बात भी नहीं सूझती तो मैं और क्या कहूँ। भला सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। लोग यही समझेंगे कि अबला विधवा है, नातेदार जमा होकर लूट खाते हैं। तुम चाहे कितने ही निष्प्रह भाव से काम करो, लेकिन बदनामी से ना बच सकोगे। अभी वह तुम्हारी बड़ी साली है, तुमसे कितना प्रेम करती हैं, कितनी बार तुम्हारी चारपाई तक बिछा दी है। इस उच्चासन से गिरकर अब तुम उनके नौकर हो जाओगे और मुझे भी बहन के पद से गिराकर नौकरानी बना दोगे। मान लिया कि वह भी तुम्हारी खातिर करेंगी, लेकिन मृदु भाव कहाँ। लोग उनसे तुम्हारी जा बेजा शिकायतें करेंगे। मुलाहिजे के मारे वह तुमसे कुछ ना कह सकेंगी, मन ही मन उड़ेंगी। मैं तुम्हें नौकरी के विचार से जाने की कभी सलाह ना दूंगी। ज्ञान शंकर बोला, कह चुकी या और कहना है? विद्या बोली, कहने सुनने की बात नहीं है। मुझे तुम्हारा वहां जाना सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। ज्ञान शंकर ने कहा, अच्छा तो अब मेरी बात सुनो। मुझे वर्तमान और भविष्य की अवस्था का विचार करके यही उचित जान पड़ता है कि इस अवसर को हाथ से न जाने दूं। जब मैं जी तोड़ कर काम करूंगा, दो की जगह एक खर्च करूंगा, एक की जगह दो जमा करके दिखाऊंगा, तो गायत्री बावली नहीं है कि अनायास मुझ पर संदेह करने लगे। और फिर मैं केवल नौकरी के इरादे से नहीं जाता, मेरे विचार कुछ और ही हैं। विद्या ने सशंक दृष्टि से ज्ञान शंकर को देखकर पूछा, और क्या विचार हैं? ज्ञान शंकर बोला, मैं इस समृद्धिपूर्ण रियासत को दूसरे के हाथ में नहीं देखना चाहता। गायत्री के बाद उस पर दूसरों का ही अधिकार होगा, तो मेरा क्यों ना हो। विद्या ने कुतूहल से देखकर कहा, तुम्हारा क्या हक है? ज्ञान शंकर बोला, मैं अपना हक जमाना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ।
जरा ज्वाला सिंह से निपटता आऊं। विद्या बोली, उससे क्या निपटोगे? उन्होंने कोई रिश्वत ली है? ज्ञान शंकर बोला, तो फिर इतना मित्र भाव क्यों दिखाते हैं? विद्या बोली, यह उनकी सज्जनता है। यह आवश्यक नहीं कि वह आपके लिए दूसरों पर अन्याय करें। ज्ञान शंकर बोला, यही बात मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसका मुंह तोड़ जवाब मेरे पास है। विद्या बोली, अच्छा तो जाओ, जो जी में आए करो, फिर क्यों सलाह लेते हो? ज्ञान शंकर बोला, तुमसे सलाह नहीं लेता। इतनी ही बुद्धि होती तो फिर रोना काहे का था? स्त्रियां बड़े बड़े काम कर दिखाती हैं। तुमसे इतना भी ना हो सका कि शीलमणि से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करती। तुम्हारी तो जरा जरा सी बात में मानहानि होने लगती है। विद्या बोली, हाँ, मुझसे यह सब नहीं हो सकता। अपना स्वभाव ही ऐसा नहीं है। ज्ञान शंकर बोला, क्यों, इसमें क्या हर्ज था? अगर तुम एक बार हंसी हंसी में कह देती कि तुम्हारे बाबूजी हमारी हजारों रुपए साल की क्षति कराए देते हैं, जरा उनको समझा क्यों नहीं देती? विद्या बोली, मुझे यह बातें बनानी नहीं आती, क्या करूं? मैं इस विषय में शीलमणि से कुछ नहीं कह सकती। ज्ञान शंकर बोला, चाहे दावा खारिज ही हो जाए। विद्या बोली, चाहे जो कुछ हो। ज्ञान शंकर बाहर आए तो सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। विद्या को कैसे राजी करूं? मानता हूं कि संबंधियों के यहाँ नौकरी से कुछ हेठी अवश्य होती है, लेकिन इतनी नहीं कि उसके लिए कोई चिरकाल के मंसूबों को मिटा दे। विद्या की यह बुरी आदत है कि जिस बात पर अड़ जाती है, उसे किसी तरह से नहीं छोड़ती। मैं उधर चला जाऊं और इधर यह राय साहब से मेरी शिकायत कर दे तो बना बनाया काम बिगड़ जाए। अब यह पहले की सी सरला नहीं है। इसमें दिनों दिन आत्मसम्मान की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे नाराज करने का यह अवसर नहीं। वह इस चिंता में बैठे हुए थे कि शीलमणि की सवारी आ पहुंची। ज्ञान शंकर ने निश्चय किया, स्वयं चलकर उससे अपना समाचार कहूं। अभी तीनों महिलाएं कुशल समाचार ही पूछ रही थी कि वह कुछ झिझकते हुए ऊपर आए और कमरे के द्वार पर चिलमन के सामने खड़े होकर शीलमणि से बोले, भाभी जी को प्रणाम करता हूँ। विद्या उनका आशय समझ गई। लज्जा से उसका मुखमंडल अरुण वर्ण हो गया। वह वहां से उठकर ज्ञान शंकर को अवहेलनापूर्ण नेत्रों से देखते हुए दूसरे कमरे में चली गई। श्रद्धा मध्यस्थ का काम देने के लिए रह गई। ज्ञान शंकर बोले, भाई साहब तो पर्दे के भक्त नहीं हैं, और जब हम लोगों में इतनी घनिष्ठता हो गई है तो यह हिसाब उठ जाना चाहिए। मुझे आपसे कितनी ही बातें कहनी है। परमात्मा ने आपको शील और विनय के गुणों से विभूषित किया है, इसलिए मुझे आपसे निज के मामलों में ज़बान खोलने का साहस हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप उसकी अवज्ञा न करेंगी। मेरा एक इजाफा लगान का मुकदमा भाई साहब के इजलास में 2 महीनों से पेश है। मैं उनका इतना अदब करता हूँ कि इस विषय में उनसे कुछ कहते हुए संकोच होता है। यद्यपि वह मुझे भाई समझते हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें भ्रम होता हुआ जान पड़ता है कि मेरा दावा झूठा है, और मुझे भय है कि कहीं वह खारिज न कर दें। इसमें संदेह नहीं कि दावे को खारिज करने का उन्हें बहुत दुख होगा, लेकिन शायद उन्हें अब तक मेरी वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं है। वह यह नहीं जानते कि इससे मेरा कितना अपमान और कितना अनिष्ट होगा। आजकल की जमींदारी एक बला है। जीवन की सामग्रियां दिनों दिन महंगी होती जाती हैं, और मेरी आमदनी आज भी वही है जो 30 वर्ष पहले थी। ऐसी अवस्था में मेरे उद्धार का इसके सिवाय और क्या उपाय है कि असामियों पर इजाफा लगान करूं? अन्न मोतियों के मोल बिक रहा है। कृषकों की आमदनी दुगनी बल्कि तिगुनी हो गई है। यदि मैं उनकी बढ़ी हुई आमदनी में से एक हिस्सा मांगता हूँ तो क्या अन्याय करता हूँ? अगर मेरी जीत हुई तो सहज में ही मेरी आमदनी 1000 बढ़ जाएगी। हार हुई तो असामियों की निगाह में गिर जाऊंगा। वह शेर हो जाएंगे और बात बात पर मुझसे उलझेंगे। तब मेरे लिए इसके सिवाय और मार्ग ना रहेगा कि जमींदारी से इस्तीफा दे दूं और मित्रों के सिर जा पड़ूं। फिर मुस्कुराकर बोले, आप ही के द्वार पर अड्डा जमाऊंगा, और यदि आप मार मार कर हटाएं तो भी हटने का नाम ना लूंगा।
शीलमणि ने यह विवरण ध्यानपूर्वक सुना और श्रद्धा से बोली, आप बाबूजी से कह दें, मुझे यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। आपने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? विद्या ने भी कभी इसकी चर्चा नहीं की, नहीं तो अब तक आपकी डिग्री हो गई होती। किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी ओर से आपकी सिफारिश करने में कोई बात उठा ना रखूंगी। ज्ञानशंकर बोला, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। 2-4 दिन में भाई साहब मौका देखने जाएंगे, इसलिए उनसे जल्द ही इसकी चर्चा कर दें। शील बोली, मैं आज जाते ही जाते कहूंगी, आप इत्मीनान रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।